दोस्तों, मेरा नाम राकेश रमन है। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और करप्शन के ख़िलाफ़ काफ़ी काम करता हूँ और इंडिया में और इंडिया से बाहर भी अपनी पिटीशंस फाइल करता रहता हूँ अगेंस्ट करप्शन केसेस इन इंडिया। तो वो जो बाहर वाली होती हैं वो जाती हैं यूएन कैग के अंडर। यूएन कैग इज़ यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें जितने भी कंट्री सिग्नेटरीज है, अराउंड 150 और सो कंट्रीज आर सिग्नेटरीज टू दिस यूएन कैग। तो किसी भी कंट्री में अगर करप्शन का केस है तो यूएन कैग इज सपोज टू टेक अप दैट केस, यानी कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इंडिया में ही अपनी कंप्लेंट फाइल करें। तो जो जो करप्शन से रिलेटेड इंडियन गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, दैट इज़ कॉल्ड डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। तो जो जो करप्शन जो पॉलिटिशियंस की है या आईएएस सिविल सर्वेंट्स की हैं, उनकी करप्शन को देखता है। तो उसमें भी एक यूएन कैग का ऑप्शन है। यूएन कैग हैज़ आस्क्ड द इंडियन गवर्नमेंट टू गिव दिस ऑप्शन टू कंप्लेनेंट्स that if they are not being heard in the Indian courts, then they can file a complaint under UN CAG। तो उसमें एक ऑप्शन है UN CAG का। तो अब मैं आपको ये थोड़ा सा, जिस केस में ये अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया है, इस केस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं वैसे तो एक प्रिंट जर्नलिस्ट हूँ। आई यूज्ड टू वर्क विद द राइट ए कॉलम फॉर एडिट पेज कॉलम फॉर द फाइनेंशियल एक्सप्रेस। बाकी भी मैं काफ़ी जगह पर काम किया हुआ है, इंक्लूडिंग द इंडिया टुडे ग्रुप, ट्रिब्यून, एक्सप्रेस, ये जगह पर, और ट्रेड मैगजीन्स में काम किया मैंने। तो मैं इसके बारे में काफ़ी लिख रहा हूँ क्योंकि मैं करप्शन के खिलाफ काफ़ी लिखता हूँ और आई एम द ओनली पर्सन इन इंडिया हु इज़ प्रोड्यूसिंग एन एनुअल रिपोर्ट ऑन करप्शन इन इंडिया, इंडिया करप्शन रिसर्च रिपोर्ट। तो वो मैं दो निकाल चुका हूँ, एक 2022 में और दूसरी 23 में, और 24 की अभी निकालूंगा। वो मैं जनरली अक्टूबर में रिलीज़ करता हूँ। तो उसके रेफरेंसेस आपको इंटरनेट पर या विकिपीडिया में भी मिल जाएंगे, जो मैं इंडिया करप्शन रिसर्च रिपोर्ट निकालता हूँ। तो 22-23 की मैंने निकाल लिया। तो मैं इसको, करप्शन को बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ कि करप्शन के लॉज क्या हैं और इसमें क्राइम्स किस किस तरह के हो सकते हैं। तो आज मैं आपको, वैसे तो मैं, जैसे मैंने आपको बताया, प्रिंट जर्नलिस्ट, वीडियो इज़ नॉट द राइट मीडियम टू एक्सप्लेन दीज कॉम्प्लेक्स केसेस। तो उसमें हमें, जब में हम लिखते हैं तो उसमें एक एक, जैसे इसको स्टोरी बोलते हैं, तो एक एक जो फैक्ट्स हैं उसके हमें या तो हाइपरलिंक्स देने पड़ते हैं या उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है इन ए सीक्वेंस, और उसके साथ लॉस कोट करने पड़ते हैं। अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर वीडियोस यूट्यूब के ऊपर बहुत आ रहे हैं, दे आर सो कन्फ्यूजिंग। वो जो हैं ज़्यादातर हिंदी में होते हैं, तो वो इतने, उनको बिल्कुल भी, दे डोंट हैव इवन एन आयोटा ऑफ नॉलेज अबाउट करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग केसेस। लेकिन वो बोलते जा रहे हैं कि लोकतंत्र को खतरा है, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। वो बिल्कुल दैट इज़ यूजलेस, अटरली यूजलेस रिटॉरिक। तो वो बोलते जा रहे हैं, उसके ऊपर उसका कोई मतलब नहीं है। तो मैं आज आपको थोड़ा सा, एज आई हैव सेड दैट दिस इज़ नॉट द राइट मीडियम टू एक्सप्लेन दिस कॉम्प्लेक्स केसेस, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाने की कोशिश करता हूँ। आप इस चीज़ को समझिए, ये कोई लोकतंत्र के ऊपर प्रहार नहीं है, कुछ नहीं है। हालांकि मैं आपको ये ना सोचिए कि मैं किसी पार्टी को, आई डोंट वोट टू एनी पार्टी। आई फील दैट ऑल द पॉलिटिशियंस इन ऑल द पार्टीज आर क्रुक्स, सो आई डोंट वोट फॉर एनी ऑफ देम। तो लेकिन जो ये मेरा एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए जर्नलिस्ट, वो उसको मैं फुलफ़िल करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं थक गया था, मेरा सिर दर्द होना शुरू हो गया था जब मैं यहाँ पर झूठी रेटोरिक लोगों की सुन रहा हूँ कि वो अरविंद केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार किया। तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये, इसको एक्साइज पॉलिसी कहा जा रहा है, कि एक्साइज पॉलिसी केस, या अरविंद केजरीवाल हैज़ बीन अरेस्टेड इन एक्साइज पॉलिसी केस। लेकिन ये एक्साइज पॉलिसीज रिलेटेड टू लीकर। तो लीकर जो है, ये, इसको जो मैं वर्ड यूज़ करता हूँ अपने आर्टिकल्स में, उसके मेरे साइट का मैं यहाँ लिंक दे दूँगा, और कुछ ये इस केस से रिलेटेड भी जो मैं लिख रहा हूँ उसका भी लिंक नीचे छोड़ दूँगा। उसमें आप जाकर देखिए कि आई राइट इट लीकर माफिया केस।
ये माफिया केस है। ये कोई एक्साइज पॉलिसी, लोगों को ये इम्प्रेशन जाता है कि कोई पॉलिसी गलत बन गई होगी तो इसलिए कुछ लोगों को, ये आम आदमी पार्टी वालों को जेल कर दिया। लेकिन ये पॉलिसी का केस नहीं है, दिस इज़ ए माफिया केस। माफिया का मतलब आप समझते हैं कि कुछ लोग मिलकर ये एक पूरे का पूरा बिजनेस हथिया लेते हैं with the power of their authority, they misuse their authority to grab the entire business। तो ये लैंड माफिया हो सकता है, इस केस में लिकर माफिया है, या और भी कई कई तरह के माफिया होते हैं। इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड अबाउट माफिया यू मस्ट रीड दिस 2 नॉवेल्स ऑफ मारियो पूजो। द गॉडफादर आपने सुना होगा, बहुत ही वो पॉपुलर और बहुत इंटरेस्टिंग नावल है, मैंने 2 बार पढ़ा वो। तो उससे आपको पता चलेगा कि माफिया ऑपरेट कैसे करता है। तो ये पूरा एक माफिया ऑपरेट कर रहा था। तो अब ये 21-22 की जो पॉलिसी आई थी, ये एक्साइज पॉलिसी जो है, इसमें माफिया का कैसे ये मैं कॉन्टेक्स्ट लेकर आने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो है ये कुछ ग्रुप, माफिया मीन्स ए ग्रुप ऑफ पीपल, क्लिक भी इसको बोलते हैं इंग्लिश में। क्लिक जो था ये दे वर रनिंग ए क्रिमिनल एंटरप्राइज। तो इसमें एक जो इनका अपना पैनल था जो सजेस्ट करना चाहता था कि ये पॉलिसी इस तरह से अगर आपने चेंज करनी है, वैसे तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी, जो पुरानी पॉलिसीज थी उससे जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसको अच्छा रेवेन्यूज़ आ रहे थे, तो इसको चेंज करने, तो चेंज क्यों किया गया? बिकॉज माफिया वाज इन्वॉल्व इन टू दिस। माफिया मीन्स जो बिजनेसमैन हैं, जो ओलिगार्क्स हैं, they were involved in this and they were brought specially to dictate this policy to the Delhi government। तो पहला क्राइम तो यही है कि बाहर से माफिया वाले लोगों को यहाँ पर लाकर आप ये कह रहे मनी ट्रेल का मैं अभी आपको समझाता हूँ। मनी ट्रेल की इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो लॉज के हिसाब से, और जो लॉज इंडिया यूज़ करता है दे आर वेरी गुड लॉज अगेंस्ट करप्शन, और वही लॉज जो है इंटरनेशनल कोर्ट्स में भी वही होते हैं। तो अब ये मैं आपको बताता हूँ कि ये बाहर से जब लोगों को लेकर आए, उन्होंने डिक्टेट पॉलिसी करनी शुरू कर दी। उसके कुछ शायद वो भी हैं, स्टेटमेंट्स भी दी हैं सरकारी बाबुओं ने कि हमारी जो बात नहीं मानी और दीज डॉक्यूमेंट्स वर इम्पोज्ड ऑन अस, कि हमने इसी तरह से पॉलिसी बनानी। तो उस पॉलिसी में क्या चेंज ये लेकर आए, इस पहले जो था एक्साइज बेस्ड था, यानी कि जो रिटेलर्स होते हैं, जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं, ठेके जिनको बोलते हैं, वो बेचते थे और उसमें से एक टैक्स जो है वो सरकार को देते थे। तो अब उन्होंने क्या किया कि उसकी जगह पर बाहर से होलसेल सेलर्स ले आए, जो होलसेल करते हैं, और उनको सारी की सारी शराब उनको देनी शुरू कर दी कि आप अपने आप जिस रिटेलर को देनी है वो दे दीजिए। उसमें उनका 12% फिक्स कर दिया कमीशन। मैं इसको आर्टिकल्स में एक्सप्लेन किया, उसको आप पढ़िए। तो मैं अभी यहाँ पर ब्रीफली बता रहा हूँ। तो दिस इंफॉर्मेशन दैट आई एम गिविंग यू इट मे नॉट बी इन द सीक्वेंस। तो अब उनको 12% फिक्स कर दिया उनका प्रॉफिट मार्जिन, और जिसको उन्होंने ये बेचना है बोतलें, वो बेच सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ डूइंग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन अमंग रिटेलर्स, होलसेलर्स ने कुछ ऐसे रिटेलर्स को चुना जो उनको ज़्यादा वो पैसे दे सकते थे, और उनको उन्होंने डिस्काउंट बहुत ज़्यादा देना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ कि कुछ रिटेलर्स तो बहुत ज़्यादा बेचनी शुरू कर दी, और कुछ की दुकानें बंद होनी शुरू कर दी, क्योंकि इसको बोलते हैं प्रीडेटरी प्राइस। प्रीडेटर होता है ना, जैसे शिकारी, वो प्राइस उसको वो मैच नहीं कर पाए, तो उससे उनकी दुकानें बंद होनी शुरू हो गई, कुछ की ज़्यादा चलनी शुरू होगी। उसमें आपने देखा होगा कि कई दुकानों के बाद बहुत लंबी लंबी लाइन लगती थी, और उन दुकानों ने, क्योंकि सारा बिजनेस ही उनके पास आ गया, तो उनका प्रॉफिट, जितनी वॉल्यूम होगी उतना ही प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ये तो बेसिक रूल है इकोनॉमिक्स का। तो उससे उनका प्रॉफिट ज़्यादा होना शुरू हो गया। उन्होंने बाय 1 गेट 1 फ्री की स्कीम चला दी कि एक लीजिए एक फ्री, क्योंकि उनको इतना प्रॉफिट हो रहा था, और वो वाला जो प्रॉफिट था वो जा रहा था किसको, होलसेलर्स को। होलसेलर्स को प्रॉफिट सारा वो जाना शुरू हो गया। उससे क्या हुआ कि जो पुरानी पॉलिसी थी
उसमें एनुअल जो रेवेन्यू सरकार का आ रहा था 6,300 करोड़। दिस इंफॉर्मेशन आई हैव टेकन फ्रॉम पब्लिक डोमेन, तो वो इसको चेक कर लीजिए। 6,300 करोड़ जो था उनका प्रॉफिट जो आ रहा था ओल्ड पॉलिसी से। अब इन्होंने कहा, आप गवर्नमेंट ने, कि जो नई पॉलिसी हमने बनाई है उससे 9,000 करोड़ प्रॉफिट आएगा। आया कितना? 3,600। यानी कि जो पहले आ रहा था 6,300 उससे भी ऑलमोस्ट आधा हो गया ये प्रॉफिट। तो वो प्रॉफिट सरकार को नुकसान हुआ। दिस इज ए लॉस टू द स्टेट एक्सचेकर। तो ये बहुत बड़ी करप्शन है, इसी को करप्शन बोलते हैं। क्योंकि वो पैसा गया कहाँ फिर? पैसा कहाँ गया? वो होलसेलर्स के पास गया। होलसेलर्स ने अंडरहैंड उनको दिया जिन्होंने ये पॉलिसी बनाई थी सरकार में। तो ये बहुत बड़ा एक करप्शन रैकेट। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 338 करोड़ रुपीस की एम्बेजलमेंट है, लेकिन ये तो करोड़ों हजारों करोड़ में का घोटाला है। इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। और मनी ट्रेल की इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कोई भी लॉ ये नहीं कहता है कि हमें उस वक्त इन्वेस्टिगेशन या कन्विक्शन तक हमें मनी ट्रेल दिखानी पड़ेगी। मनी ट्रेल बिल्कुल दिख नहीं सकती। यही मनी लॉन्ड्रिंग है। ये इसको मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं, क्योंकि ये जो हिडन रूट्स हैं उसके थ्रू ये कहीं पर पैसा चला गया, या इनके पॉलिटिशियंस के जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जिनको जेल हुई है, इनके पूरे घरों को खोदा जाए तो हो सकता है पुराने ज़माने के तरीके से इन्होंने घरों में मिट्टी खोद कर उसमें पैसे घड़े में भरकर सोना या पैसे दबाए होंगे। अब इस स्टेज के ऊपर मनी ट्रेल कैसे हो सकती है? एंड मनी ट्रेल इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। आप ये जो सीवीसी मैनुअल, सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जो इंडिया की टॉप वो है एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन, चल नहीं रही वो अलग बात है, क्योंकि वहाँ पर ऐसे बाबू भरे हुए हैं जो सरकार के गुलामों की तरह काम करते हैं। मेरा तो रोज़ का काम है उनके साथ। सीवीसी से मेरे को कई मैंने वो केसेस फाइल किए हैं। तो सरकारी बाबूज हैं, वो बिल्कुल काम नहीं करना चाहिए। दे डोंट हैव बेसिक थिंग इज दे आर क्लूलेस। दे डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट करप्शन। वो तो बस सुबह अपने डिब्बा पकड़ कर टिफ़िन आते हैं दफ्तर में, शाम को चले जाते हैं। उनका कोई काम नहीं है, उनको कोई नॉलेज नहीं है, और कोई वो केस हैंडल नहीं कर सकते। बस इधर से उधर चिट्ठियाँ घुमाते जा रहे हैं। सिमिलरली जो सीवीसी मैनुअल है उसमें मनी वर्ड ही नहीं यूज़ किया गया जो करप्शन का केस है उसमें। और जो पीसी एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, उसमें यहाँ तक है, बहुत अच्छा लॉ है वो, बहुत अच्छा कानून है। मैं तो उसके ऊपर कई केसेस फाइल किए हैं, जिसके मैंने दिल्ली लोकायुक्त में भी फाइल किए हैं केसेस। उसमें क्या है, अगर आपकी इंटेंशन है ना टू अर्न मनी थ्रू दिस करप्शन रूट्स, तो फिर वो भी क्राइम है। डेलिंक्वेंसी इज ऑल्सो ए क्राइम। अगर आप किसी अपने दूसरे ऑफिसर को, या आप जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट वो पूरा नहीं कर रहे हैं, इवन दैट इज कंसिडर्ड एज करप्शन। क्योंकि वो उसका ये मानना है कानून का कि अगर जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नहीं कर रहे आप और एक्शन नहीं ले रहे, इसका मतलब आपने पैसे लिए हैं। तो उसमें हमें वो पैसे दिखाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये जो है आप वाले झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके मनी ट्रेल पूछते जा रहे हैं। मनी ट्रेल का तो कोई लॉ मांगता ही नहीं है इस स्टेज के ऊपर। इस स्टेज के ऊपर जब उनको गिरफ्तार किया गया, व्हेन द इन्वेस्टिगेशन इज इन प्रोग्रेस, इस स्टेज पर मनी ट्रेल की बिल्कुल भी जरूरत है। मनी ट्रेल तब पता चलेगी जब इनको अरेस्ट करके वहाँ पर प्रॉपरली इंटेरोगेट किया जाएगा। तब ये बताएंगे कि किस किस रूट से जो मनी लॉन्ड्रिंग रूट्स हैं, जो किसी बाहर वाली कंपनी में, शेल कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, वहाँ से यहाँ पर वो वाइट मनी बनकर आ रहा है, वो सारे तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेंगे। जब इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुई तो मनी ट्रेल कहाँ है? तो इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये बहुत आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, और ख़ास करके आप वाले, और इनके साथ एक बेईमान पार्टी कांग्रेस है वो भी जुड़ गई है, और कई और ये जो पुराने आप में से निकाले गए थे ना, वो जो करप्ट पॉलिटिशियंस को अरविंद केजरीवाल ने निकाल दिया था, वो भी यहाँ पर आकर बहुत झूठ बोल रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं लोगों को कि ये केजरीवाल को अरेस्ट नहीं करना चाहिए था, ये तो देखिए देश के ऊपर खतरा आ गया, लोकतंत्र के ऊपर खतरा आ गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई लोकतंत्र के ऊपर खतरा नहीं है। ये तो बहुत पहले ये केजरीवाल को अरेस्ट कर लेना चाहिए था।
ये तो लेट हो गए हैं। तो ये तो गवर्नमेंट वाज गिविंग प्रोवाइडिंग इम्प्यूनिटी टू केजरीवाल। तो गवर्नमेंट की ये गलती है कि इतना लेट कैसे हो गया ये। तो ये जो है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ अब कि आप ये ना कहिए कि लोकतंत्र को इसलिए खतरा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया। अरविंद केजरीवाल के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्पल एविडेंस इज देयर अगेंस्ट केजरीवाल। तो दो तरह के एविडेंस होते हैं, एक होता है डायरेक्ट एविडेंस, जैसे कोई मान लीजिए मर्डर करता है तो उसके फिंगरप्रिंट्स वहाँ पर मिल जाते हैं, तो वो डायरेक्ट एविडेंस हो गया जिसको हम देख सकते हैं। दूसरा होता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, जो वाइट कॉलर फाइनेंशियल क्राइम्स हैं लाइक दिस करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग, उनको बोलते हैं वाइट कॉलर करप्शन क्राइम्स। उसमें हमें सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस चाहिए टू एक्यूज ए पर्सन एंड स्टार्ट प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट दैट पर्सन और पर्सन्स, सिर्फ सर्कमस्टेंशियल। तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस क्या इतने भरे पड़े हैं वो, तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्टेट को लॉस हुआ है वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। दैट मीन्स दीज पीपल वांटेड टू गेट द मनी आउट ऑफ दिस थ्रू करप्शन रूट्स, यानी कि होलसेलर्स के थ्रू, तो वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। तो उसके बाद वो पॉलिसी में चेंज किया कि जो ये पहले जो था, जो एक्साइज में जो रेवेन्यू आ रहा था उससे आधा हो गया, ऑलमोस्ट आधा, तो वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। पॉलिसी चेंज करने के लिए बाहर से जो वो जैसे मैंने आपको बताया बिजनेसमैन माफिया वालों को लेकर आए, वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। प्लेंटी ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। जो मोबाइल फोन को डिस्ट्रॉय किया, जो कहा जा रहा है इसको इन्होंने कभी नहीं रिफ्यूट किया। दैट मीन्स मोबाइल फोन्स वर डिस्ट्रॉयड टू डिस्ट्रॉय द डिजिटल एविडेंस। डिजिटल एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए वो फोन। तो ये सारे सर्कमस्टेंशियल इतने एविडेंस है, डायरेक्ट भी हैं सर्कमस्टेंशियल भी हैं। तो ये तो बहुत लेट कर दिया सरकार ने उनको अरेस्ट करने में। और मैं आपको बताता हूँ इसमें ईडी का कोई चक्कर नहीं है, ये केस सीबीआई का है, वो करप्शन का केस है। ईडी आया इसलिए कि उसने मनी रूट वो डिटेक्ट करना है कि किस रूट से मनी कहाँ कहाँ गई है। तो जैसे ये कह रहे हैं अभी गोवा में वो इलेक्शन में लगी है, तो दैट इज़ उसको अभी कंफर्म जैसे भी होगा इन्वेस्टिगेशन के बाद होगा, वो कन्विक्शन स्टेज के ऊपर जाकर चाहिए होगी हमें मनी ट्रेल। जब ये एडवांस स्टेज पर आ जाएगा तो इस स्टेज पर कुछ नहीं चाहिए। तो मैं आपको अब एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस स्टेज पर आप ये ना कहिए कि लोकतंत्र के ऊपर खतरा आ गया, इलेक्शन थी इसलिए अरविंद केजरीवाल को वो भी कुछ और उसकी वाइफ भी कुछ पढ़ रही है कि देश के लिए मैं बलिदान हो जाऊंगा, ये हो जाएगा। झूठ, सब कुछ सरासर झूठ है। वो कुछ ऐसा बलिदान नहीं है, ये तो करप्शन का केस है सीधा सीधा। और आप ये ना कहिए कि अरविंद केजरीवाल को गलत वहाँ पर किया, आप कहिए कि मोदी गवर्नमेंट में जो इन्वॉल्व हैं इन मेजर करप्शन केसेस लाइक रफाल डील, वो उसमें भी प्लेंटी ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस वहाँ पर थे। ये प्रीडेटर ड्रोन डील, इसमें प्लेंटी ऑफ एविडेंस। और कई केसेस हैं जो मैंने अपने उस पर लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं, मैं बार बार उसको लिखता हूँ। अभी मैंने वो जो लिखा है आर्टिकल उसको ध्यान से पढ़िए कि ये जो लोकपाल नया बना है, एक सुप्रीम कोर्ट का पुराना जज बनाया वो लोकपाल, तो ये लोकपाल जितने आ रहे हैं ये तो इतनी करप्शन बढ़ जाएगी, मैं इसको बता। तो इसके खिलाफ बोलिए, ये कहिए कि जितने करप्ट लोग हैं उनको जेल ही नहीं उनकी पब्लिक एग्जीक्यूशन होनी चाहिए। ये ना कहिए कि इसको छोड़ दो या इसको गलत गिरफ्तार किया, ये तो भरा पड़ा है। आवर कंट्री इज फॉर द करप्ट बाय द करप्ट ऑफ द करप्ट। इतनी करप्शन है मैं आपको बता नहीं सकता, एक एक स्टेप के ऊपर करप्शन है। तो इसको रोकने के लिए आप ये कहिए कि जितने भी, जैसे ये इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का केस है, इसमें प्योर करप्शन है, इसको कहिए कि इसमें जो जो इन्वॉल्व है उसको अंदर करो, चाहे वो ये एसबीआई वाले हैं, चाहे ये हैं सरकारी मोदी गवर्नमेंट में जितने हैं, उनको ये मांगिए आप। ये ना कहिए कि जिसको अरेस्ट किया करप्शन केस में उसको छोड़ दो, ये कैसे। आप कहिए जितने करप्ट हैं उन सबको अंदर। वैसे तो अंदर का कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे आपने देखा होगा वहाँ पर ऐसे 5 स्टार होटल की तरह जेल बना दी है इन्होंने। वहाँ अंदर फुल बॉडी मसाज चलती है, स्विमिंग पूल भी अब कहते हैं अच्छे पॉलिटिशियंस के लिए लगाया जाएगा। हो सकता है रात को उनको छोड़ भी देते हो कि ये अपने घर चले जाओ, तो कौन देखता है रात को। तो इतनी करप्शन जेलों में भी है।
तो जेल इज़ नॉट द राइट। तो मैं ज़्यादातर अपने आर्टिकल्स में लिख रहा हूँ आजकल कि एक आईएमटी था, आईएमटी इज़ इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल that was set up by the victors of World War II to prosecute and convict the Nazi war criminals। तो ऐसा कोई सिस्टम बनना चाहिए जिससे इंडिया में करप्शन ख़त्म होगी, नहीं तो हमारी आने वाली जनरेशन जो है वैसे ही अभी तो बर्बाद है। 80 करोड़ लोगों के पास तो दे कांट अफोर्ड 2 स्क्वायर मील्स ए डे। तो अभी भी हम बिल्कुल मरे हुए की तरह रह रहे हैं। जब तक करप्शन ख़त्म नहीं होगी उतनी देर तक कुछ नहीं होगा। और ये अगर आप सोच रहे हैं कि हम ऐसे एक झूठा नैरेटिव बना करके अरविंद केजरीवाल को वो गिरफ्तार कर लिया है तो हम ये लोकसभा इलेक्शन जीत जाएंगे, ये जो इंडिया अलायंस टाइप है, तो भूल जाइए, दे आर लिविंग इन ए फूल्स पैराडाइज। वो सारे इतने मकार, झूठे और क्लूलेस, उनको नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। तो वो जो है वो गलत वो कर रहे हैं। जो इलेक्शन है वो तो ईवीएम पर है, सब ईवीएम पर है। ईवीएम के बारे में बोल नहीं रहे, वहाँ पर जाकर पता नहीं क्या इलेक्शन कमीशन के सामने कंप्लेंट फाइल करते रहते हैं। और इनके जो कांग्रेस वालों के वो देखिए आप स्पोक्स पर्सन जो आते हैं, वे दे आर टोटली क्लूलेस। उनको बिल्कुल ना बोलना आता है ना कुछ। कभी अपनी आवाज़ वैसे फिजूल में ऊंची कर लेंगे, कभी नीचे कर लेंगे। मीन्स कंटेंट कोई है ही नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस आधे घंटे चल रही है, क्यों? तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो है ये प्योर करप्शन केस है। एंड द impunity being provided to these accused is going to harm our entire country। impunity बिल्कुल नहीं होनी चाहिए करप्शन केसेस में, और ये impunity सरकार देती जा रही है। और जो ईडी है वो उसका तो और भी बुरा हाल है। जो ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो उनको ये जो करप्शन के केसेस को कैसे हैंडल करना है, मनी लॉन्ड्रिंग के, उनको बिल्कुल पता ही नहीं है। तो एफएटीएफ है एक, एफएटीएफ आपने सुना होगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसका इंडिया दैट इज़ ए ग्लोबल एंटी करप्शन बॉडी, एक कोर्ट की तरह हो। तो उसमें इंडिया इज़ ए सिग्नेटरी टू दिस। उन्होंने कहा है कि आपने बेनिफिशियल ओनरशिप रजिस्टर्स बनाने हैं। जैसे ये अडानी का केस हुआ था, इसमें क्या था, शेल कंपनीज का सारा केस था। सीधा सीधा ये टोटल ग्रैंड करप्शन इसको बोलते हैं। दिस इज नॉट पॉलिटिकल करप्शन, दिस इज कॉल्ड ग्रैंड करप्शन। टर्म इज ग्रैंड करप्शन। ये सीधा केस था, बिल्कुल इसमें आंखें बंद करके भी कोई कन्विक्ट कर सकता है। तो उन्होंने एफएटीएफ ने कहा है कि आपने बेनिफिशियल ओनरशिप रजिस्टर्स बनाने हैं जिससे जो पब्लिकली अवेलेबल होंगे, उससे इमीडिएटली आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें किस किस कंपनी के पैसे इन्वेस्ट है और उसका असली बेनिफिशियरी कौन है, किसके पैसे लगे हुए हैं। यानी कि आपने सुना होगा कई जो ये बॉलीवुड एक्टर्स हैं, अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स जिनको गॉड कहते हैं, इन्होंने भी वहाँ पर शेल कंपनी। तो अगर ये बेनिफिशियल ओनरशिप रजिस्टर्स जैसे एफएटीएफ को ये माने हैं इंडिया के हम बनाएंगे, वो अगर बना दें तो ये शेल कंपनीज वाला केस ही खत्म हो जाएगा। ना तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को नॉलेज है, ना वहाँ जो लॉयर आर्गू करते हैं उनको नॉलेज है, ना इन पॉलिटिशियंस को नॉलेज है। ये कंफ्यूज करते जा रहे हैं, कंफ्यूज करते हैं। और हिंदी वाले ये जो जिनका पूरा कैरियर ही एंटी मोदी रेटोरिक के ऊपर बना हुआ है, चाहे वो टीवी कंपनी में काम करते थे, चाहे यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, वो दे आर क्लूलेस। एक उनको वर्ड नहीं पता करप्शन का। वो सिर्फ मोदी को सुबह से आकर शाम तक गालियां निकाल कर अपने सब्सक्राइबर बढ़ाते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जनता मूर्ख है, जनता को भी समझ नहीं आती। तो इसलिए मैं आज का आपको ये वीडियो में बताना चाहता था, थोड़ा लंबा हो रहा है तो, लेकिन इसको मैं जल्दी में बोल रहा हूँ, तो मैं कुछ लिंक्स इसके नीचे छोड़ दूंगा। आप जो वैसे तो पढ़ने की आदत है नहीं है किसी को, और इंग्लिश में मैं लिखता हूँ, तो इसलिए आप उसको फिर भी कोशिश कीजिए ट्रांसलेट करके उसको पढ़िए अगर इंग्लिश नहीं समझ आती तो मैं आपको एक लास्ट पॉइंट ये बताना चाहता हूँ कि मैंने वो लिखना भी शुरू कर दिया। कल मैंने एक आर्टिकल लिखा कि द सेम दिल्ली लिकर पॉलिसी इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन पंजाब ऑल्सो। तो वहाँ पर भी, पंजाब में भी थोड़ी इन्वेस्टिगेशन इसकी शुरू हो गई है। तो अभी आप इसके ऊपर ना रुकिए। तो मैं तो अगर मोदी जी ने किया है, कहें वैसे तो मोदी का इसमें डायरेक्ट रोल तो कोई नहीं है, वो तो एजेंसीज कर रही हैं। अगर मोदी ने करवाया है तो ये बहुत अच्छा काम कर रहा है मोदी। मैं वैसे मोदी जी की इतनी तारीफ करता नहीं हूँ, फिर भी मैं जब ये देखा है लिकर वाला केस
तो इसमें मैं आई एम बाउंड टू प्रेज हिम, बिकॉज उन्होंने थोड़ा सा ये दिखाया लोगों को कि करप्शन को रोका जा सकता है। लेकिन मैं साथ में उनको ये भी कहूँगा उसी तरह से वो अडानी का केस भी खुलवाएं, रफाल का भी खुलवाएं, प्रीडेटर ड्रोन डील का भी केस खुलवाएं, सहारा बिरला वाला भी केस खुलवाएं, और ये कई केसेस मैंने मेंशन किए हैं उसके ऊपर। तो उनको सबको भी इसी तरह से खुलवाएं जैसे ये आम आदमी पार्टी का लिक्कर माफिया केस खुलवाया। तो आज के वीडियो में मैंने इतना ही कहना था, बहुत लंबा ये वीडियो हो गया, लेकिन फिर भी इसको देखिए मैंने हिंदी में बनाया। तो मैं सोचता हूँ कि जैसे वो टीवी वगैरह वाले वो जो है ना जर्नलिस्ट जो एंटी मोदी सुबह से लेकर शाम तक मोदी 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 के अगेंस्ट बोलते रहते हैं, तो वो हिंदी वाले ही हैं। तो इसलिए मैंने भी ये हिंदी में बनाया सो दैट मोस्ट पीपल कैन अंडरस्टैंड दिस एंड ओपन देयर आईज अगेंस्ट दिस फॉल्स रिटोरिक बीइंग स्प्रेड बाय आम आदमी पार्टी पॉलिटिशियंस, कांग्रेस पॉलिटिशियंस, और ये जो अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट टाइप कहते हैं, जो झूठ फैला रहे हैं बिल्कुल आकर, तो उनसे बचिए। तो जितनी भी इसमें से इंफॉर्मेशन मिलेगी उसको लीजिए और साथ साथ अपना दिमाग खोलकर सोचना शुरू कीजिए। तो आज के वीडियो में मैं इतना ही कहना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।